महाकुंभ के शुभारंभ में भले ही 25 दिन शेष बचे हों, लेकिन संगम की वेदी पर महाकुंभ की भव्यता ने आकार ले लिया है। साधु संत यहां पहुंचने लगे हैं और तमाम अखाड़ों का प्रवेश भी यहां हो चुका है। इस बार कुंभ कई मायनों में बहुत खास होने जा रहा है। इस बार न केवल सनातन परंपरा की गौरवमय झलक दिखने वाली है, बल्कि नए भारत का संकल्प भी इस बार महाकुंभ में गूंजने वाला है। महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी को होगा, लेकिन अभी से वहां की छटा दिखने लायक है। महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है, इसलिए व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए वहां लगातार मशक्कत चल रही है। तैयारियां केवल प्रयागराज तक ही सीमित नहीं है, अयोध्या भी महाकुंभ के मद्देनजर सज संवर रही है। माना जा रहा है कि जो श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाएंगे वो रामलला के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे, लिहाजा अयोध्या में भी भव्य तैयारियां की जा रही हैं। समस्त अखाड़े यहाँ बसने लगे हैं, साधु संत महात्मा आने लगे हैं। हमारे प्रयागराज नगर में जो अनंत माधव मंदिर है, अनंत माधव मंदिर से हमारी पेशवाई 26 दिसंबर को विशाल रूप से निकलने वाली है, जिसकी तैयारियां हो रही हैं। हम 26 दिसंबर को प्रातः 10 बजे हमारी पेशवाई वहां से छावनी के लिए प्रवेश करेगी, जिसमें विशाल शोभा यात्रा रथ गज हाथी घोड़ों के साथ हजारों संत महात्मा श्रद्धालु भक्तजन, जिसमें हमारे आचार्य महामंडलेश्वर होंगे। बैठक की गई है और मेले में किसी प्रकार को श्रद्धालुओं को और किसी प्रकार की कमियां ना नजर आए, लिहाजा उन सारी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस टेबल टॉप एक्सरसाइज में सभी विभागों का एक साथ समन्वय बनाकर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि किसी आपदा स्थिति में कैसे निपटा जाए। सब एक साथ मिलकर बैठे हुए, समझ गए, ताकि अगर जरूरत पड़े और ऐसी कोई स्थिति आए कि प्रतिक्रिया देनी हो तो बहुत ही प्रभावी हो और जल्द से जल्द उससे निपटा जा सके। टेबल टॉप एक्सरसाइज को 3 सत्र में आयोजित किया गया, जिसमें आवश्यक सेवाओं, भीड़ नियंत्रण और दूसरी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई है। कर्मचारी ग्राउंड के ऊपर जो हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड के ऊपर हैं और इन विभागों में काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग किस प्रकार से हुई है, ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाने हैं, कहाँ पर गैप्स हैं जिनको हम कवर करना चाहते हैं, ये चीजों को हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इनके ऊपर आगे कार्रवाई होती है। महाकुंभ को लेकर प्रदेश स्तर पर तैयारियां की जा रही है। गोरखपुर से परिवहन निगम की 3000 बसें चलाई जाएंगी, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों की बसें शामिल है। सभी बसों का राप्ती नगर डिपो में डेंटिंग पेंटिंग का कार्य चल रहा है। इन बसों पर महाकुंभ की छाप साफ साफ दिख रही है। टोटल हमारे यहाँ से 3000 बसों की योजना है चलाने का गोरखपुर। 31 दिसंबर तक का हम लोगों ने इसकी डेडलाइन रखी है। 31 दिसंबर तक हमें 2 लाख करा लेंगे, बसों को भगवा कलर में पेंट करा लेंगे, ये हमारी कार्य है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर हर स्तर पर बड़ी तैयारी की जा रही है, ताकि इसमें शामिल होने वालों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रयागराज से आनंद राज और गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूं तो महाकुंभ प्रयागराज में लगेगा, लेकिन इससे जुड़ी तैयारियां रामनगरी अयोध्या में देखने को मिल रही हैं। असल में प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद बड़ी संख्या में भक्तों के रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में अयोध्या प्रशासन ने यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए हैं। इनमें नए आश्रय स्थल, कई अस्थायी हॉस्पिटल भी शामिल हैं। इस बीच राम मंदिर को 10 नए अर्चक भी मिल गए हैं, जिनको राम मंदिर के पुराने पंडित प्रशिक्षण दे रहे हैं। अयोध्या के बाजार रामलला की इन मनमोहक प्रतिमाओं से सजे हुए हैं। हाथों में धनुष पकड़े श्री राम की बाल स्वरूप वाली ये प्रतिमाएं सच में बेहद सुंदर है। ये राम मंदिर में विराजमान रामलला की प्रतिमा जैसी ही है, तभी तो रामलला के दर्शन के बाद भक्त सुनहरी याद के तौर पर इन मूर्तियों को अपने साथ ले जाते हैं। ये राम भगवान की मूर्ति ले जाना चाह रहे हैं और अपने घर में मंदिर में रखना चाहते हैं। और जनवरी में जैसे राम भगवान के मंदिर की
पूरे 1 साल पूरे हो जाएंगे, तो हम चाह रहे थे कि हम भी दोबारा से दर्शन करने आए जनवरी में। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा को भव्य मंदिर में विराजमान हुए 1 साल पूरा होने वाला है। इस मौके पर रामलला की तरफ से कई भव्य आयोजन किए जाएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इससे पहले ही अयोध्या के बाजारों में रामलला की मूर्तियों की डिमांड बढ़ गई है। किसी को रामलला की मूर्ति चाहिए तो कोई अपने साथ पूरा राम दरबार लेकर गया। 1 साल हुआ तो एक बार देखने का आया, ये राम का ये फोटो लेकर जाया है। इसको घर में बैठ के घर में रख के पूजा भी करता हूँ। श्री राम जी की मूर्ति ली है और प्रसाद साथ लिए है बस। इस बीच रामनगरी में भक्तों के लिए टेंट सिटी तैयार की जा रही है, क्योंकि प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में स्नान के बाद हजारों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही अयोध्या में बसंत पंचमी और मकर संक्रांति पर भी मेला लगेगा। इस मेले में बड़ी संख्या में राम भक्त सरयू नदी में डुबकी लगाने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे अयोध्या भी पहुँचेंगे और दर्शन स्नान करेंगे। तो उसके लिए पुलिस व्यवस्था, प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, विभिन्न विभागों से जो अपेक्षाएं हैं, वो सभी इस बैठक में माननीय विधायक जी, माननीय मेयर साहब की उपस्थिति में डिस्कशन हुआ है और हम लोग उसको पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं। कुंभ शुरू होने से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ज्यादातर आश्रय स्थलों में रंग रौनक हो चुका है, बेड और गद्दे भी लग गए हैं। 300 बेड की वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, अच्छी डॉर्मेटरीज बनी है, कमरे बने हैं, बेड है, उसमें कंबल है, ब्लैंकेट है, पिलोज है, मैट्रेस है, बेडशीट है और सब सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर रखा है और शीघ्र ही अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में हम लोग उसे समर्पित कर रहे हैं। यहाँ आश्रय स्थल के साथ ही राम मंदिर समेत कई जगहों पर अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र भी खोले गए हैं। 18 जनवरी से 26 फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग मेला क्षेत्र में 6 अस्थायी चिकित्सा केंद्र चलाएगा, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ व पर्याप्त मात्रा में दवाओं की व्यवस्था रहेगी। इसी बीच 12 जनवरी से 16 जनवरी तक मकर संक्रांति मेला है और 1 फरवरी से 5 फरवरी तक बसंत पंचमी है। तो इन दोनों मेले के अवसर पर अस्थायी चिकित्सा केंद्रों की संख्या बढ़ा के 12 की जाएगी। इन सब के बीच अयोध्या के राम मंदिर में 10 नए अर्चकों की नियुक्ति की गई, जो पहले से नियुक्त पुजारियों से पूजा पद्धति सीख रहे हैं। स्नान कराना है, कैसे कपड़ा पहनाना है, कैसे तिलक लगाना है, कैसे मुकुट धारण कराना है, जो ये है भगवान श्री राम लला की है, वो पूरी परंपरा उनको बताया जाएगा, उसी ढंग से वो करेंगे। कैसे भोग लगाना है, कैसे आरती करना है, कैसे शयन कराना है, कैसे विसर्जन करना है, ये जितनी है कार्य जो पुराने पुजारी कर रहे हैं, वही सब चीज़ नया पुजारी को बताया जाएगा। ये तमाम तैयारियां बता रही हैं कि जनवरी का महीना धार्मिक और आध्यात्मिक लिहाज से बेहद खास होने वाला है। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकाल लोक बनने के बाद भगवान भोलेनाथ के इस दरबार में चढ़ावा भी जमकर आ रहा है। इस साल अब तक 1.5 अरब से ज्यादा की आय मंदिर प्रशासन को हुई है। बाबा महाकाल को जो चढ़ावा चढ़ाया गया है, उसमें सोना और चांदी भी बड़ी मात्रा में शामिल है। 24 करोड़ रुपए की आय बताई गई है, जबकि लगभग 400 किलो चांदी और 1 किलो 300 ग्राम सोना भी दान के रूप में मिला है, जबकि अनुमानित मूल्य 3 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है। लगभग 165 करोड़ की आय अभी तक हुई है और अभी दिसंबर के महीने में और आय प्राप्त होगी। इसके साथ ही साथ करीब 400 किलो के करीब चांदी भी प्राप्त हुई है और 1300 ग्राम के करीब इसमें सोने की भी प्राप्ति हुई है और जो भी इसमें राशि आ रही है उसको श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त है। वर्ष के अंतिम दिनों में मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। ऐसे में आने वाले दिनों में मंदिर समिति को और ज्यादा आय होने की उम्मीद है, जिससे इस साल की आय का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ना तय है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब खबर ग्रेटर नोएडा से। यहां जीएनटी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। जल्द नोएडा को सिटी बस की सौगात मिलने वाली है। ये सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी। इसके लिए नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी के बीच एमओयू होगा। साथ ही आपको बता दें कि जल्द टेंडर प्रोसेस भी शुरू होगा। एमओयू हो चुका है। फरवरी तक नोएडा की सड़कों पर सिटी बस दौड़ने लगेंगी। असल में कुछ वक्त पहले जीएनटी ने नोएडा में सिटी बस ना होने का प्रमुख मुद्दा उठाया था। सिटी बस ना होने से लोगों को नोएडा में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में ऑटो या कैब बुक करनी पड़ती है। इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं या फिर अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में नोएडा को ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से भी जूझना पड़ता है। तब जीएनटी ने इसी को लेकर सवाल उठाए कि आखिर नोएडा में सिटी बस क्यों नहीं चलती। मगर अब जल्द ही शहर को 500 सिटी बसें मिलने वाली हैं। ये बस स्टैंड और नोएडा के लोग लंबे समय से सिटी बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने को है। गुड न्यूज टुडे ने ये खबर दिखाई थी कि क्यों आखिर नोएडा में सिटी बस नहीं चलती है। सिटी बस ना चलने से शहर के लोगों को कितना नुकसान है, ये सारे पहलुओं को कवर करते हुए हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। अब गुड न्यूज टुडे की इस रिपोर्ट का बड़ा असर हुआ है। अब जल्द ही नोएडा में 500 सिटी बस चलने वाली है। इसके लिए बाकायदा तीनों प्राधिकरण, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी ने मिलकर एक साथ एक एमओयू साइन किया है और जिसके बाद अब एक जो टेंडर की प्रक्रिया होती है बसों के लिए वो शुरू की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि फरवरी तक यहाँ पर बसेस आना शुरू हो जाएंगी। लगभग 500 सिटी बस मंगवाई जा रही हैं। आपको बता दें कि ये सभी बस इलेक्ट्रिक बसें होंगी। पहले से ही शहर में 2 इलेक्ट्रिक स्टेशन बने हुए हैं, एक नए बस अड्डे पर और दूसरा पुराने बस अड्डे पर। ऐसे में बसेस को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक स्टैंड की फिलहाल आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पहले से बने हुए हैं। सिर्फ बसों को यहाँ पर लाकर शुरू करना है। तीनों अथॉरिटी ने एक साथ एमओयू साइन किया है। नोएडा के हिस्से लगभग 260 बसें आएंगी, ग्रेटर नोएडा के हिस्से 150 बसें आएंगी और बाकी बसें यमुना अथॉरिटी को अपनी तरफ से चलानी होंगी। तो कुल मिलाकर गुड न्यूज टुडे की खबर का बड़ा असर हुआ है। हम लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं, उसकी एक बड़ी बानगी अब हमें देखने को मिल रही है। अब कम से कम ये निर्णय लिया गया है कि जल्द ही यहाँ से 500 इलेक्ट्रिक बस शुरू की जाएंगी और ये काम उम्मीद ये की जा रही है कि फरवरी से शुरू हो जाएगा। मतलब फरवरी पर इन बस स्टैंड्स पर सिटी बस आना जाना शुरू कर देंगी। कैमरामैन संजीव के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। नोएडा में हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तीनों अथॉरिटी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, तीनों को मिलाकर हम लोग एक एसपीवी बनाने के लिए एक एमओयू हुआ। तीनों अथॉरिटी के साथ साइन किया एमओयू। इसके बाद जो सरकार की तरफ से आरएफपी आया, आरएफपी का हम लोगों ने जो भी सजेशन था, सजेशन सरकार को भेज दिया। अभी बस हम लोगों को डिसाइड करने की कितना वीजीएफ देना होगा जो भी ऑपरेटर आएंगे, तो ये हम लोग आने वाला अगले बोर्ड बैठक में ये सब्जेक्ट रख के पास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। टोटल 500 बस होगा। नोएडा के लिए 260 के आसपास होगा, ग्रेटर नोएडा के लिए 150 बस और यमुना के लिए 50 बस, इस तरह हो सकता है। तो पूरा अथॉरिटी को मिलाकर 500 बसेस मिलेंगे। सर, फेयर को लेकर कोई बातचीत हुई है क्या? नहीं, अभी हम लोग एसपीवी तैयार करें, उसके बाद बोर्ड में जैसे अप्रूवल होगा टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे टेंडर प्रोसीजर। उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। पहाड़ों पर बर्फ का असर मैदानों तक नजर आ रहा है। दिल्ली की सुबह आज घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई नजर आई। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश के निचले पहाड़ी क्षेत्रों में भीषण शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। स्थानीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 4 के निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अलग अलग स्थानों पर गंभीर शीतलहर की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आपके सामने 7 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त उत्तर भारत पर क्या गुजर रहा है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ठंड का प्रकोप अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सैलानियों के चेहरे खिले हैं क्योंकि उन्हें इस मौसम का और बर्फबारी का इंतजार था। और नई दिल्ली में ठंड के हाल का जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। वो उन हिदायतों का भी जिक्र कर रहे हैं जो इस ठंड, स्मॉग और
प्रदूषण के माहौल में आपको लेना बहुत जरूरी है। और दिल्ली में आज फिर एक ठंडी शुरुआत, ठंड लगातार बढ़ रही है और कपड़ों से आपको अंदाजा लग सकता है कि जब आप घर से निकलेंगे तो आपको एक्स्ट्रा लेयर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ दरअसल हवा की गुणवत्ता भी दिल्ली एनसीआर में खराब है। आज दूसरा दिन है और वो भी इसलिए जो आपको हेज दिखाई दे रहा है, चारों तरफ मोटी परत दिखाई दे रही है धुंध जैसी। तो एक तो कोहरा है, उस कोहरे के साथ जो धुआं है, धूल है, उसकी चादर नीचे आई है। तो उसने जो मोटी चादर धुंध की ओढ़ी हुई है, उस स्मॉग के चलते जो वायु गुणवत्ता है वो कई जगहों पर 350 से लेकर के 400 तक पहुंच गई, यानी बेहद खराब श्रेणी में आ चुकी है। तो ऐसे में सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है। ग्राफ 4 दिल्ली एनसीआर में लागू हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ दरअसल विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। तड़के सुबह जब टेम्परेचर नोट किया गया था तो 8 डिग्री से भी कम था और उसके साथ साथ विजिबिलिटी 300 तक पहुंच गई है। तो जाहिर है आने वाले दिनों में विजिबिलिटी और घट सकती है। आप देखिए, हम नई दिल्ली में खड़े हैं, संसद भवन के ठीक बाहर। यहीं पर ही विजिबिलिटी आपको 500 मीटर तक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 500 मीटर के आगे देखना मुश्किल है। तो जाहिर है जैसे जैसे और ठंड बढ़ेगी आने वाले दिनों में विजिबिलिटी कम होगी। तो जब घर से निकलें तो गर्म कपड़े रखें और जब आप यात्रा कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो तो कम से कम 2 गाड़ियों के बीच फासला रखें, फॉग लैंप ऑन कर रहे हैं। ये साधारण हिदायत है जिसका हमें पालन करना चाहिए ताकि दुर्घटनाएं ना हो। लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो और कुछ तो कर नहीं सकते। बाहर की एक्सरसाइज से बचें क्योंकि अभी फिलहाल AQI बहुत डाउन है, वायु गुणवत्ता खराब है और अभी हम जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। फिलहाल नई दिल्ली से नासिर के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में AQI बढ़ा है। स्मॉग और फॉग के चलते विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। देखिए, राजधानी दिल्ली और एनसीआर का इलाका इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। बुधवार की सुबह 5:30 बजे जो दिल्ली के 37 AQI मापने वाले मीटर हैं, सेंटर्स हैं, जहां पर हवा की गुणवत्ता की जांच की जाती है, तो 32 ऐसे मिले जहां पर AQI 400 से ज्यादा था। जबकि 3 क्षेत्र जो आनंद विहार, बुराड़ी और लाजपत नगर के हैं, वहां पर 480 पार था। अब इतने स्मॉग के साथ फॉग भी है तो विजिबिलिटी पे असर पड़ना है। इस वक्त हम मौजूद है अक्षरधाम मंदिर के ठीक सामने फ्लाईओवर पर, लेकिन आप देखिए आसानी से जो अक्षरधाम मंदिर यहाँ से नजर आता था, इस तरीके से पॉल्यूशन है। साथ साथ चूंकि ठंड का मौसम है, फॉग भी है, कुछ भी साफ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं विजिबिलिटी की दिक्कत है और सुबह के वक्त तो विजिबिलिटी पर काफी असर था। खास तौर से हाईवेज जो है वहां पर इसका असर देखने को मिला। हालांकि जैसे जैसे दिन होगा, धूप निकलेगी तो उम्मीद है कि ये जो फॉग है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन स्मॉग बना रहेगा, यानी पूरी तरीके से मौसम साफ नहीं होगा। हालांकि जब 22 डिग्री के आसपास दिन में टेम्परेचर होगा तो थोड़ा सा AQI पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो फर्क इतना नहीं डालेगा कि दिल्ली की हवा साफ होगी। करीब 400 के आसपास उम्मीद है कि दिन के वक्त में दिल्ली का AQI पहुंचेगा। ग्राफ 4 लगाया गया है, अब देखना ये होगा कि कब तक इसका असर जमीन पर पड़ता है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। और अब आप देखिए दिल्ली के बारापोला ब्रिज की तस्वीरें। स्मॉग और फॉग से सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। ये इलाके की ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं जो साफ बता रही हैं कि दिल्ली में AQI का स्तर बढ़ चुका है और हवा जहरीली हो गई है। तस्वीरें दिल्ली के बारापोला ब्रिज की है जहां विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। लगातार ठंड, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। AQI में भी लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली के एम्स इलाके की तस्वीरें हैं। सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम है, धुंधली सी तस्वीरें मौसम का हाल साफ तौर पर बता रही हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड बढ़ने के साथ ही किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी हद तक गिर चुका है। ऐसे में लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एम्स इलाके की तस्वीरें हैं जहां विजिबिलिटी काफी कम है। ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिसके बाद दिल्ली वालों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और अब सुबह सुबह ये इंडिया गेट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कितना फॉग और स्मॉग है कि इंडिया गेट धुंधला दिखाई दे रहा है। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट की है। देखिए कैसे यहाँ सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। लोग मास्क और मफलर ओढ़कर अपने चेहरे पर बांधकर यहाँ सैर पर निकले हैं और ये तस्वीरें दिल्ली की इंडिया गेट की है। यहाँ सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है।
वहीं दिल्ली के एम्स और इंडिया गेट इलाकों में सुबह घर से निकले लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। अचानक से तो हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन कितना बढ़ गया है। पहले थोड़े बहुत बीच में हमें राहत मिली थी, बट अगेन सडनली दिक्कत हो गई है। वी फील की कफ कंजेशन है हमारे पास। तो एज अ कॉमन फैक्टर सरकार को मेरे ख्याल से देखना चाहिए कि हर चीज उसी टाइम पर रिपीट हो रही है, तो सम एक्शन शुड बी देयर। आर्टिफिशियल रेन, कई सारे ऑप्शंस हैं, पर उसको टेक केयर करना चाहिए। मैं गुरुग्राम साइड से आ रहा था तो मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग के लिए भी इशू हो रहा था। लेकिन क्या है कि मॉर्निंग वॉक पहले यहाँ देखिए कितने लोग होते थे मॉर्निंग वॉक के लिए, अब खत्म हो गए हैं क्योंकि ड्यू टू पोल्यूशन। और पोल्यूशन तो पिछले साल भी था, तब भी सरकारें कह रही थी चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो हम कंट्रोल करेंगे, उससे पिछले साल भी था, आज भी है और अगले साल भी होगा। ये लाइलाज बीमारी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और वहीं इस कड़ाके की ठंड, घने फॉग और स्मॉग के बीच हमारे वायुसेना और नौसेना के जवान 26 जनवरी के लिए अपने कर्तव्य को निभाने कर्तव्य पथ पर रिहर्सल कर रहे हैं। वे तस्वीरें आप देखिए, कर्तव्य पथ दिल्ली की तस्वीर, जहां गणतंत्र दिवस की तैयारियां उसकी रिहर्सल शुरू हो गई है। कर्तव्य पथ पर ये जवान रिहर्सल करते नजर आए। नेवी एयरफोर्स के जवानों की रिहर्सल की तस्वीरें आप देखिए, जो अभी से शुरू कर दी गई है। हालांकि ठंड कड़ाके की है। और चलिए अब बात कुछ और खबरों की। 18 साल के डी गुकेश नए वर्ल्ड चेस चैंपियन हैं और इस टाइटल को हासिल करने के बाद जब वो वतन लौटे तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। शतरंज के इस बादशाह के स्वागत में चेन्नई एयरपोर्ट से चिपाक स्टेडियम तक विक्ट्री परेड निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग शतरंज के इस युवा बादशाह को देखने के लिए सड़कों पर उमड़े। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने गुकेश को 5 करोड़ की इनामी राशि देकर सम्मानित किया। इस प्यार और समर्थन के लिए गुकेश ने फैंस को शुक्रिया कहा। वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश जब अपने शहर चेन्नई पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे पूरा शहर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा हो। चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर पहले से मौजूद फैंस ने डी गुकेश का जोरदार स्वागत किया। आलम ये रहा कि लोग शतरंज के इस बादशाह की एक झलक पाने को बेताब नजर आए। इसके बाद शुरू हुई वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश की विक्ट्री परेड, जिसमें बड़ी संख्या में उनके चाहने वालों ने हिस्सा लिया। इस विक्ट्री परेड में डी गुकेश ने अपने हाथों में चमचमाती ट्रॉफी पकड़ी और फिर कार के सनरूफ से बाहर निकलकर सफर किया, जबकि उनके विजय रथ के आगे और पीछे बड़ी संख्या में उनके फैंस कदम ताल करते नजर आए। इसके बाद उनका ये काफिला चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में दाखिल हो गया। स्टेडियम के अंदर मुख्य समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने चेस के नए चैंपियन को मेडल पहनाया। यहाँ सीएम ने शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने गुकेश को 5 करोड़ की इनामी राशि का चेक और एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। अभी हम कलेवान अरंगम पे हैं और जो वहाँ पे देखेंगे तो अभी गुकेश ये ग्रैंड मास्टर 18th ग्रैंड मास्टर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में अभी वो उनका फेलिसिटेशन हो रहा है। स्टेज पे अभी चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन पे है, वो है यहाँ का स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी तमिलनाडु का, और उनकी राइट साइड देखेंगे तो फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद भी है और अभी गुकेश भी बात कर रहा है गुकेश के साथ। वहाँ देखेंगे तो उसकी लेफ्ट साइड पे ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का ट्रॉफी भी है। गुकेश चेन्नई आए वो उस वक्त से उनको एक हीरो का वेलकम मिल कर रहा है। डी गुकेश ने सरकार और फैंस से मिले इस प्यार के लिए सभी को शुक्रिया कहा। I feel extreme gratitude to everyone, and a few words about Chennai. Chennai it has proudly earned the title of the capital of Indian
Indian chess, and I think it's also very safe to say that Chennai, in many terms, is also one of the best cities in the world of chess. So I'm really grateful to be a part of this community, and this couldn't have been possible without the support of the Tamil Nadu government. So I'd like to thank them once again. It couldn't have been possible without the Chennai Grandmasters tournament that happened. 18 साल के डी गुकेश ने सिंगापुर में हुए वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में जीत दर्ज की और इतनी छोटी उम्र में शतरंज की दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रचा, जिस पर उनके फैंस ही नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व है। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और गुजरात के गिर सोमनाथ के लोधवा गांव में खेत के कुएं में एक शेर का बच्चा गिर गया था। सुबह जब किसान खेतों में पानी देने के लिए पहुंचे तो देखा कि कुएं में शेर का बच्चा गिरा हुआ है। उन्होंने तुरंत वन विभाग की टीम को सूचना दी और आनन फानन में रेस्क्यू के लिए टीम भी पहुंच गई। 3 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शेर के बच्चे को बचा लिया गया और उसे पिंजरे में बंद कर अमरापुर पशु देखभाल केंद्र भेज दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि खेत के आसपास 7 शेरों का परिवार रहता है जो आसपास के इलाके में जानवरों का शिकार करता है। चलिए अब बात क्रिसमस की। क्रिसमस में अब बस 7 दिन बचे हैं। ऐसे में दुनिया भर के देश क्रिसमस के जश्न में डूबने को बेताब हैं। इटली की राजधानी रोम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रोम की खूबसूरत ड्रोन तस्वीरों ने क्रिसमस की सजावट पर 4 चांद लगा दिए। आइए आपको भी शहर के खूबसूरत इमारतों को भी खास अंदाज में सजाया गया है। वहीं क्रिसमस ट्री पर सजी रंग बिरंगी लाइटें बेहद ही मनमोहक नजर आ रही हैं। रात के अंधेरे में जगमगाता ये शहर मानो जन्नत का एहसास करा रहा हो। क्रिसमस में अब 1 हफ्ते का समय रह गया है। ऐसे में रोम की ऐतिहासिक इमारतों और गिरजाघरों को देखने आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। आखिर इस बार रोम में क्रिसमस का जश्न बेहद खास जो होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिसमस का त्यौहार करीब आ रहा है तो उसके लिए तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं। इसी सिलसिले में जगह जगह क्रिसमस ट्री की सजावट और केक बनाने की तस्वीरें तो सामने आ ही रही हैं और भी कई चीजें हैं जो लोगों को आकर्षित कर रही हैं। ये खिलौने नहीं हैं बल्कि खाने पीने की जायकेदार सामग्रियों से बना विशाल जिंजर ब्रेड विलेज है। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के एक मॉल में मशहूर शेफ जॉन लोविश ने खास तौर पर यहाँ स्वीट स्टफ के इस्तेमाल से एक शानदार जिंजर ब्रेड विलेज की रचना की है। हजारों पाउंड कैंडी, अंडे, आटा और दूसरे सामानों से के इस्तेमाल से इसे तैयार किया गया है। शेफ लोविच पिछले 30 सालों से यहाँ जिंजर ब्रेड विलेज बनाते आ रहे हैं और हर साल इसकी रौनक देखते ही बनती है। यह जिंजर ब्रेड विलेज और कुछ नहीं बल्कि बेकरी के सामानों से बनी झोपड़ियों की आकृतियां हैं और इस बार जिंजर ब्रेड विलेज में 720 घरों का निर्माण किया गया है, जबकि इससे पहले 1251 ऐसी आकृतियां बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका रिकॉर्ड भी दर्ज कराया जा चुका है। इसकी नुमाइश अगले साल 5 जनवरी तक चलती रहेगी। और चलिए अब बात उन वीडियोस की जिन्होंने इंस्टा की दुनिया में तहलका मचा रखा है। ये वीडियो न केवल वायरल हैं बल्कि जबरदस्त हिट हैं। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक का अपना नया रिकॉर्ड तैयार किया है। चीन के शेनजोउ 19 के क्रू मेंबर्स ने लगातार 9 घंटे तक स्पेस वॉक करके एक्स्ट्रा वेक्युलर एक्टिविटीज का रिकॉर्ड बनाया है। खास बात यह है कि स्पेस वॉक मिशन में युवा अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए जिनका जन्म 1990 के बाद हुआ। उनका ये पहला स्पेस वॉक था। 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने इस स्पेस वॉक में भाग लिया, जबकि तीसरा अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के अंदर से उनकी सहायता करता रहा। चीन ने इस साल 30 अक्टूबर को शेनजोउ 19 अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजा था, जिस पर 3 यात्री सवार थे। इनमें चीन की पहली महिला शामिल थी। चलिए अब आपको दिखाते हैं लंदन में
एक्रोबेटिक्स के जरिए बैलेंस और कलाबाजी के कौशल के शानदार प्रदर्शन की तस्वीरें। लंदन में ऑस्ट्रेलिया के सर्कस ट्रूप सिरका के कलाकारों ने टेम्स नदी के किनारे अपने हुनर की नुमाइश करके रोमांचित कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई कलाकार का समूह अपने डक पॉन्ड शो के लिए लंदन पहुंचा हुआ है। इस सिलसिले में उन्होंने नदी के किनारे और साउथ बैंक सेंटर की सीढ़ियों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।